हेलो एवरीवन। सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने घर टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम लोग सीटेट जुलाई 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग को। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसा पिछले 5 सालों के अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में ही 2 से 3 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात और कि इम्पोर्टेंट तो है कि 2 से 3 नंबर में आता है, बट आप उसमें से कितना अच्छा करके आते हो ये भी मैटर करता है ना। और इसको समझने में कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो चलिए आते हैं, आज हम लोग कोहलबर्ग को जानने वाले हैं। आप देख पा रहे हो कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, कितने स्मार्ट से हैं, है ना। इनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस देखिएगा मैंने क्वेश्चंस भी लगा रखा है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ पूछी गई है और किसको क्या कहा जाता है। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। मज़ा आने वाला है। आप देखिएगा, आपको कुछ पिक्चर्स के माध्यम से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके का नैतिक व्यवहार या नैतिकता के सिद्धांत के संबंध में कोहलबर्ग ने समझाया है। एक बात बेटा मैं और बता दूँ कि बिल्कुल पेपर वाली ही बात होगी, बिल्कुल पेपर वाली बात होगी, इधर उधर की कोई बातचीत नहीं होगी। बिल्कुल आप जो पढ़ेंगे एज इट इज एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए पेशेंस रखना है। और कितना आसान हो गया हमारी पढ़ाई कि हम 20 मिनट का टाइम देंगे और 2 से 3 नंबर हमको मिल जाएंगे। अगर तुम ये भी ना कर पाए तो फिर क्या करोगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली एक चीज़ समझ ले, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो यहाँ पे नोट नहीं है। आपको सुनने की ज़्यादा आवश्यकता होगी, ठीक है। जितना ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छा इनके बारे में समझ पाएंगे। सबसे पहली बात हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए, पियाजे का नाम आप सबने सुना है। पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। उसके बाद कोहलबर्ग ने उन्हीं सिद्धांतों का अध्ययन किया और उसे परिष्कृत किया, मीन्स मॉडिफाई कर दिया, अपडेट किया, ठीक है। और उनकी विचारधारा से कुछ अलग हटके अपने सिद्धांतों पर चर्चा करी। और उसके बाद उन्होंने नैतिकता के अलग अलग सिद्धांतों का वर्णन कर दिया। आई बात समझ में ना। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नैतिक सिद्धांत या नैतिक विकास होती क्या चीज़ है। हमने वृद्धि के बारे में पढ़ा, हमने विकास के बारे में पढ़ा, हमने संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ा, हमने शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा, हमने क्रियात्मक कौशलों के विकास के बारे में पढ़ा। ये नैतिकता क्या होती है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि नैतिकता क्या चीज़ होती है। तो देखिएगा, जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो सही है या गलत है, इस बात का अंतर करना ही नैतिकता है। जैसे कई बार हमारे मन में भाव उठते हैं कि अगर मेरी जगह आप होते तो, या कई बार आपने सुना होगा कि लोगों को कहते हुए कि कहीं आप मेरी जगह आकर देखो, तो समस्या समझ आएगी कितनी कठिन है। तो मतलब जब हम खुद को किसी के स्थान पर रख पाने में सक्षम हो रहे हों और उसके कठिनाई का स्तर समझ पा रहे हों, तो कहने का अर्थ ये हो जाता है कि तब मानिएगा कि हमारे अंदर कहीं न कहीं नैतिकता के भाव हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कोहलबर्ग ने समझाया है, बताया है कि इस नैतिक व्यवहार का, नैतिक सिद्धांतों का किसी भी बालक में किस तरीके से विकास होता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपने क्लास को। और ये बहुत स्मार्ट से दिख रहे हैं आपके, लॉरेंस कोहलबर्ग इनका पूरा नाम है। इनके बारे में समझेंगे तो देखिएगा, पहला पॉइंट हमारे सामने लिखा हुआ है कि लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ये आपको याद रखना है, जिन्होंने बच्चों में नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। इससे पहले किसने बताया था, पियाजे ने। पियाजे ने कितने चरण बताए थे, 2। इन्होंने कितने बताए हैं, 3, ठीक है। उसके बारे में है आगे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अभी उसको देखते हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि कोहलबर्ग जो थे, कोहलबर्ग ने बच्चों को कहानियाँ सुनाई जिनमें पात्र नैतिक दुविधा का सामना कर रहे थे, ठीक है। नैतिक दुविधा को क्या कहते हैं, मोरल डायलमा। जैसे संशय आप बुलाते हो, संशय होता है ना कभी आपको दुविधा होती है ना
कभी कभी ऐसा हमारी ज़िंदगी में होता है कि हम तय नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। इसी भाव को, इसी मानसिक संघर्ष को नैतिक दुविधा कहा जाता है। तो इन्होंने जो बच्चों को ढेर सारी कहानियाँ सुनाई, सब में कहानियों के पात्र जो थे वो नैतिक दुविधा का सामना कर रहे थे, ठीक है। और इनके सिद्धांतों का, इनके साक्षात्कार का जिसे आधार माना जाता है वो है आपकी लघु कथाएं। इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज बच्चों को सुनाई जिसमें पात्र क्या महसूस करते थे, नैतिक दुविधा को महसूस कर रहे हैं, और उसी से रिलेट करके उन्होंने नैतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किया। आइए जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। एक बात और है, इनके एक विद्यार्थी थी, इस पर क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। इनके एक विद्यार्थी हैं कैरोल गिल्गिन। इनका एक आरोप है कि इन्होंने नारीवादी नैतिकता को अनदेखा किया। कहने का अर्थ ये था कि कोहलबर्ग ने जितने भी प्रयोग करे वो सिर्फ बॉयज़ के ऊपर करे, गर्ल्स के ऊपर नहीं करे। और कैरोल गिल्गिन का मानना था कि लड़के और लड़कियों में नैतिकता में फ़र्क होते हैं, नैतिकता में अंतर होते हैं। लड़कों का जो नैतिक व्यवहार होता है वैसा लड़कियों का नैतिक व्यवहार नहीं होता है। इसलिए उन्होंने, चूंकि वो भी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने पुरुष प्रधान को आगे रखा, ठीक है। और उन्होंने कहीं न कहीं नारीवादी नैतिकता का क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि कैरोल गिल्गिन का तर्क है, उन्होंने लॉजिक भी दिया, रीज़न भी बताया कि जो लड़कियों के अंदर नैतिकता होती है वो कैसी होती है। लड़कियां रिश्तों और जिम्मेदारियों, ध्यान दीजिए, रिश्तों और जिम्मेदारियों की भावनाओं के आधार पर नैतिक व्यवहार करती हैं। बहुत कड़वा सच है, ये बहुत कटु सत्य है कि ये सत्य है भैया कि जो लड़कियां होती है ना वो रिश्तों पर आधारित व्यवहार करती हैं। अगर वो किसी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें तो फिर उनके नैतिकता में परिवर्तन आ जाता है, फिर उसके लिए वो जिम्मेदारी की भाव से नैतिक व्यवहार दिखाएंगी। एक बार लड़का हो सकता है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना अनदेखा कर भी दे, लेकिन गर्ल्स ऐसा कभी नहीं करती। इसलिए कैरोल गिल्गिन का ये तर्क था कि जो लड़के नैतिक व्यवहार कर रहे हैं वैसा लड़कियां नहीं करती, इसलिए लड़कियों में और लड़कों के नैतिक व्यवहार में फ़र्क है, ठीक है। ये बात कैरोल गिल्गिन बताना चाह रही थी, वो उनकी जूनियर भी रही हैं कैरोल गिल्गिन, ठीक है। अब देखिएगा सीटेट की परीक्षा अभी हाल ही में जो हुई है 2024 में, अभी जस्ट पीछे वाली, है ना, वहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। किससे? इस कैरोल गिल्गिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। वैसे पिछले 2 सालों से मतलब लगातार कैरोल गिल्गिन से कुछ न कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। ये था कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या था, वो क्या कहना चाह रही थी। अब आप पढ़िए और समझिए। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उत्तर पता चल गया होगा। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे पढ़ के आए हो। बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग करना, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, इस पर कोई बात नहीं करना हमको है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आते हैं, एक बात और, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ा हुआ है कि जो कोहलबर्ग थे उन्होंने साक्षात्कार के माध्यम से बच्चों में जो नैतिक व्यवहार देखा उन्होंने, ठीक है, उसका उन्होंने विभाजन किया। तो उसमें 2 स्थितियां क्रिएट हो रही थी, एक थी नैतिक दुविधा और एक का नाम था नैतिक तर्कना, ठीक है, और दोनों ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो मोरल डायलेमा होता है ये होती क्या चीज़ें। तो सबसे पहले हम नैतिक दुविधा को पढ़ेंगे कि क्या होती है। कि नैतिक दुविधा उस जटिल परिस्थिति को कहते हैं जो किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच एक को चुनने में होती है, अतः व्यक्ति इसमें खुद को कहाँ देखता है, असमंजस में पाता है।
डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होता। जब आपको एक या दो से अधिक विषयों में से किसी एक का चुनाव करना हो और इम्पोर्टेंट आपको दोनों हो, तो मुश्किल आ जाती है कि मैं किसको चुनूं और मेरे लिए क्या ठीक रहेगा। ठीक है, आप इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं कि आपको ये तय करना पड़े कि आपको माँ के साथ रहना है या पिता के साथ, और आपके लिए महत्वपूर्ण दोनों हैं। ठीक है, तो आप दुविधा में आ जाएंगे कि मुझे क्या तर्क लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस निर्णय के साथ जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नैतिक तर्कना को थोड़ा सा समझते हैं कि मोरल रीजनिंग क्या होती है। दुविधा वाली स्थिति में सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन नैतिक तर्कना कहलाता है। कहने का अर्थ ये हो जाता है कि जब आप दुविधा की स्थिति में होते हैं, आप ठीक से समझिए कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेना है आपको। ठीक है, तो आप उन दोनों में से किसी एक विषय वस्तु को प्रायोरिटी देंगे और जिसमें आपका लाभ या परिवार के दूसरे सदस्यों का लाभ ज़्यादा हो, जिससे कम से कम नुकसान हो, उस पर आप उसके साथ आप जाओगे, उस पर आप डिसीजन ले लोगे। तो इस विषय को कहा जाता है नैतिक तर्कना, और ये सिर्फ बच्चों में नहीं, हम सब में देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसी स्थिति आई है कि हम लोग नैतिक तर्कना के आधार पर डिसीजन को लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। ठीक है, आते हैं अब हम लोग सीखेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत थे क्या। तो देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक क्वेश्चन और भी बनता है जो मैं आगे कभी शामिल करूंगा, उस चीज़ को मैं यहीं आपको डिस्कस करे दे रहा हूं कि कोहलबर्ग के कितने स्तर हैं और कितने चरण हैं। दोनों में देखिए फ़र्क है, कई बार पूछा है। तो देखिएगा, नैतिकता के सिद्धांतों में जो कोहलबर्ग ने बताया था उनके मात्र 3 स्तर हैं। ठीक, और प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण हैं, 2-2 स्टेजेस हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि टोटल हो जाते हैं 6। तो 3 स्तर होंगे और 6 चरण होंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। संख्या में आगे जब आएगा तो मैं आपको इसको बताऊंगा, समझा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और क्वेश्चन भी उसका मैं करा दूंगा। पहला लेवल उन्होंने बताया जिसका नाम है पूर्व परंपरागत स्तर। बेटा एक चीज़ और पे ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश वर्ड ज़्यादा याद रखना होगा, जिसको हम लोग प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं, और ये 4 to 10 ईयर्स होता है। देखिए बहुत सारी बुक्स में इसमें फ़र्क भी हो सकते हैं, लेकिन वैसे एज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको लेवल पता होना चाहिए और लेवल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें क्या होता है। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर को याद रखने के लिए इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे प्राक परंपरागत, है ना, और पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसलिए इंग्लिश में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका आप नाम याद रखोगे प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। इसमें बच्चे कैसा नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं, है ना। तो इस अवस्था में जो बालक होता है ना, वो नैतिक व्यवहार को अपने परिवार व समाज के द्वारा सीखता है और ये मान लेता है कि ये जो नियम है, कानून है, ये जो व्यवस्था है वो कभी ना बदलने वाले सिद्धांत नियम है, इनका मुझे हूबहू अनुसरण करना है, अनुपालन करना है, और बिल्कुल दृढ़ता और निरपेक्षता के साथ, ठीक है, वो उन नैतिक व्यवहारों को सीख लेते हैं जो उनको परिवार द्वारा उनको समझाया गया होता है, सिखाया गया होता है ना। ये आपके प्री कन्वेंशनल लेवल में देखने को मिलता है। अब कोहलबर्ग ने क्या किया कि इसके 2 स्टेजेस बना दी। वैसे हर लेवल के 2 स्टेज हैं, तो पहले लेवल में मैं फर्स्ट स्टेज को पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पहली स्टेज में जो बच्चा नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करता है उसमें दंड एवं आज्ञाकारिता जुड़ी होती है। इसको पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे जो है ना, इसमें जो नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, या तो वो दंड के कारण, क्योंकि वो संघर्ष से बचना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यवहार करें जिसमें उन्हें दंडित किया जाए। ठीक है, और दूसरा होता है आज्ञाकारिता। कुछ बच्चे ओबीडियंस के कारण नैतिक व्यवहारों का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि
इस उम्र में 4 से 10 साल में कोई भी बच्चा होता है ना, तो कई बार माँ कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत सा प्यारा प्यारा सा है ना। या घर में मौसी आई हुई होती है, तो मौसी के जाकर के पैर छूने होते हैं, ठीक है, और मौसी के साथ बैठना होता है। मौसी अगर गले लगा के कहते हैं कि बेटी ये तो बेटा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा बच्चा है, मेरा बेबी है ना, मतलब समझ लो ना कि बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा कर दी गई है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंस होने की कोशिश करने लगता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित हो जाएगा, है ना। तो वो सारे काम मौसी के लिए फिर तेज दौड़ दौड़ के कर रहा होगा, बड़ी मतलब बहुत कह सकते हो कि फास्ट कर रहा होगा, उसको बड़ा मज़ा आ रहा होगा मौसी की हर बात को मानने के लिए, ठीक है। तो आप समझ रहे ना। तो दंड एवं आज्ञाकारिता ये स्टेज हो जाती है जो प्री कन्वेंशनल लेवल के स्टेज है। कहने का अर्थ ये है कि बच्चा इस अवस्था में कोई संघर्ष नहीं करना चाहता है, ठीक है, और अपने को कठिनाइयों से बचने में प्राथमिकता देता है, उसको स्ट्रगल न करना पड़े लाइफ को लेकर के, ठीक। बाकी उसको जो करवाना वो करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए वो नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं स्टेज नंबर 2 पे। बेटा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इन स्टेजेस से ढेरों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और इसमें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्या है वो अलग मैटर है। स्टेज नंबर 2 उनकी है व्यक्तित्व को विनियमन। उन्होंने कहा कि या तो बच्चा इस स्टेज में 4 से 10 साल के स्टेज में या तो बच्चा दंड एवं आज्ञाकारिता के कारण नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करता है, या फिर व्यक्तिकता और विनिमय के कारण करता है, मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत हो जाता है और दूसरों के अधिकारों को भी समझने लगता है, ठीक है। वो बराबरी के लेन देन को महत्व देना शुरू करता है। आप देख पा रहे होंगे बराबरी वर्ड को मैंने समझाने के लिए एक फिगर लगाई हुई है, शेकिंग हैंड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो नैतिक व्यवहार का प्रदर्शन करेगा तो अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, अगर आप इस अवस्था में बच्चे से कोई काम लेना चाहते हो तो बदले में उसको कुछ न कुछ देना होगा, कुछ न कुछ करना होगा। आपने कभी ध्यान दिया हो तो प्रीवियस क्वेश्चंस में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा पीठ खुजला दो, तो बच्चा कहता है कि बदले में मेरी भी खुजलानी होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बच्चे को कोई खुजली नहीं आई हुई है, लेकिन बच्चा इसलिए कह रहा है क्योंकि माँ का काम करना है ना उसको, इसलिए वो पर्सनल रिवॉर्ड के लिए ऐसा करना चाहता है। किसके लिए? पर्सनल रिवॉर्ड के लिए करना चाहता है, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था या ऐसी समझ, ऐसे विचारों का आना कोहलबर्ग के किस लेवल के चरण में आता है? तो उसमें आपके पास ऑप्शंस बैठे होंगे, आप उनको बता सकोगे। टिट फॉर टैट आप समझे रहो ना, जैसा करोगे जैसे को तैसा मिलने वाली बात होगी। पर्सनल रिवॉर्ड्स ओरिएंटेशन भी कहा जा सकता है इसको, बराबरी का लेन देन भी कहा जा सकता है इसको, है ना। या यूँ कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहेगा और अगर उससे कोई काम करवाना है तो बदले में उसको कुछ ना कुछ देना होगा, उसके लिए भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के पहला लेवल कंप्लीट हो जाता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्लियर है? आशा है बेटा सभी को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिएगा, मेरे साथ हैं और आपका विश्वास हमारे ऊपर है, तो इसको बनाए रखिए। और हम आपको सीडी में, पेडागोजी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और सिर्फ सीटेट में ही नहीं, आगे आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे सभी में कहीं ना कहीं हेल्प होगा, ठीक है। दूसरे लेवल को पढ़ते हैं। दूसरे लेवल का नाम है परंपरागत नैतिकता का स्तर। इसे कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। इसकी एज है 10 to 13 ईयर्स। इस अवस्था में क्या होगा कि माता पिता द्वारा दिए गए ज्ञान में क्या शुरू हो जाएगा? चेंज, परिवर्तन। जो उसने परिवार से नैतिक व्यवहार और नैतिक सिद्धांतों को सीखा है, अब उसमें बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसके अंदर ये फील आने लगे होंगे, है ना, कि समाज में जो भी कुछ चल रहा है, जो भी कुछ नियम चल रहे हैं, वो बाहरी सत्ता से, कठोरता से प्रेरित नहीं है। कुछ सिद्धांतों को अगर ये नियम बने हैं तो उन्हें तोड़ा भी जा सकता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं, है ना, इस अवस्था में।
ठीक है, सेल्फ प्रोटेक्शन आप समझते हो ना, आंतरिक अभिप्रेरणा जिसको कहा जाता है। तो परंपरागत नैतिकता के स्तर में एक स्टेज आती है जिसमें बच्चा जो होता है ना, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास के स्टेज में आएगा, गुड बॉय एंड गुड गर्ल होने के स्टेज में होगा। कहने का अर्थ ये है, आप देखते हो ना कि जिन बच्चों को रिपोर्ट कार्ड में A+ मिला हुआ है या किसी को A++A AA मिला हुआ है, ठीक है, तो कितने बेचारे वो खुश होते हैं और वो घर जाके इस रिपोर्ट कार्ड को दिखाते हैं और बहुत प्रसन्नचित होते हैं, ठीक है। और जब माँ और पिता उनमें या अध्यापक ये कहते हैं कि गुड बॉय, एक्सीलेंट, वेल डन, तो वो बहुत ज़्यादा नैतिक भावों से भर जाते हैं, लद जाते हैं, बात समझ लो ना, और पूरे घर में बहुत ज़्यादा अत्यधिक खुशी का प्रदर्शन करते हैं और सभी के लिए नैतिक व्यवहार करते हैं, सभी के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं वो, है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि दूसरों की नज़रों में वो गुड बॉय एंड गुड गर्ल होना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे नैतिक व्यवहारों का प्रदर्शन वो परिवार या विद्यालय स्तर पर वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि माता पिता के द्वारा जो ज्ञान दिया गया था उसमें क्या आना शुरू हो गया, चेंज। आगे आते हैं, सेकंड स्टेज है कि या तो गुड बॉय एंड गुड बॉय होने के लिए कोशिश करते हैं, या फिर दूसरे लेवल में बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा होगा, उसी में 10 से 13 साल के एज में, तो कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो सारे नैतिक प्रदर्शन करेगा, सारा व्यवहार करेगा। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के नाम से इसको जाना जाता है। और इस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि समाज में जो कुछ भी प्रक्रियाएं हैं, है ना, व्यक्तियों द्वारा उन सामाजिक नियमों का सम्मान किया जाना ज़रूरी है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना उनके अंदर विकसित होती है। उनका मानना है कि समाज में जो भी रीति रिवाज, कानून, व्यवस्था है, उसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा तोड़ा जाना अनुचित है, नहीं किया जाना चाहिए, है ना। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे करता भी है तो इसका वो विरोध भी करते हैं, ठीक है। या कई बार ऐसे कहते भी हैं कि पापा आपको ये नहीं करना चाहिए, मम्मा आपको ये नहीं करना चाहिए, भैया आप तो ऐसे करते हो ना, ट्रैफिक रूल्स तोड़ देते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। या कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम बड़े किसी दूसरे व्यक्ति से झगड़ा हो गया, ठीक, तो उस व्यक्ति को डांटना या पीटना पड़ा, तो ऐसी अवस्था में बच्चे बहुत नाराज हो जाते, तो उनका मानना है कि नहीं नहीं ये नहीं किया जाना चाहिए, गलत है, ये कानून व्यवस्था के खिलाफ है ना, किसी को पीटना डांटना ठीक नहीं है, और वो बेचारा जा रहा था उसको जाने दिया जाना चाहिए, तमाम ऐसी चीज़ें। आप समझ पा रहे होंगे कि वो एक व्यवस्था के अनुसार, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में आ रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर, जिसको पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। ये 13 अबव के लिए है, ठीक है। इस अवस्था में वयस्क व्यक्ति जो होता है उसके अंदर नैतिक व्यवहारों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है पिछली स्टेज की अपेक्षा, और इस बार वह पहले से अधिक स्वतंत्र हो जाएगा और उसका टोटल संपूर्ण नैतिक व्यवहार उसके नियंत्रण में होगा। जो उसे ठीक लगता होगा, जो उसके हिसाब से सही होगा, वही व्यवहार वो अपनाएगा। या फिर ये कह सकते हो कि वो मानवीय मूल्यों का हनन ना हो, समझ रहे ना। जहाँ पर मानवीय मूल्यों का शोषण होगा उसका वो विरोध करेंगे, और जहाँ मानवीय मूल्यों को सुरक्षित किया जा सकता है उसके अनुसार वो नैतिक व्यवहार को अपनाएंगे। यूँ कह सकते हैं कि वो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत काम करना शुरू कर देंगे, और वो चाहेंगे कि उनके व्यवहार के द्वारा किसी व्यक्ति का शोषण ना हो, उसे कष्ट ना पहुँचे, और अगर ऐसा होता है तो उसके जस्टिस के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित और परेशान होते हैं। आप देखिएगा उसी लेवल में एक आ गया आपका स्टेज नंबर 1, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। मैं इसी को समझाने की कोशिश कर रहा था, है ना। इस अवस्था में बच्चा जो होता है ना, वो समाज के द्वारा बनाए गए नियमों सिद्धांतों को सुरक्षित रखना और समाज में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति न्याय और वैधता के लिए लड़ना, ये सब भाव उसके अंदर आ जाते हैं। और उसका मानना होता है कि समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का शोषण या हनन नहीं होना चाहिए।
ठीक है, उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए। आप देखते हैं कई सारे लोग जब समाज में किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो एक साथ एकजुट होकर के, है ना, और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि वी वांट जस्टिस, न्याय चाहिए। जबकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं इनके साथ कुछ भी समाज के द्वारा गलत नहीं किया गया होता है, लेकिन ये किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वी वांट जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि इस अवस्था में किस तरीके से नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन होता है या नैतिक व्यवहारों में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे स्टेज नंबर 2 है आपका सार्वभौमिक नैतिकता की उन्मुखता, जिसको यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन कहा जाता है। मतलब इस अवस्था में जो बालक होता है ना, वेट थोड़ा ये ठीक नहीं लग रहा था, लाइन मेरी तिरछी हो गई थी। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन के बारे में। यहाँ गांधी जी की तस्वीर बनी है, आप सब जानते हो, गांधी के सिद्धांतों को भी आप जानते हो। इस अवस्था में बालक का नैतिक व्यवहार उसके पूर्ण नियंत्रण में होता है, अतः स्वतंत्र होकर वह अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करना शुरू कर देता है। जिससे होता क्या है ना कि कई बार इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं ना, वो गांधी के सिद्धांतों पे चलना शुरू कर देते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के सिद्धांतों का अनुपालन करना शुरू कर जाते हैं। मतलब किसी न किसी को रोल मॉडल मानते हुए उनके आचरण को, उनकी नैतिकता को अपने आचरण में शामिल करते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ले लूँ, जैसे अन्ना हजारे हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि उनकी एक स्टेज है, एक अवस्था, एक उम्र है, एज है ना, लेकिन सुना है कि पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि उन्होंने अपना अधिकतम जीवन गांधी के सिद्धांतों पर ही व्यतीत किया है। इसलिए कई बार जब एक समय वो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, तो मीडिया के द्वारा कई बार उन्हें दूसरे गांधी होने की संज्ञा भी दी गई और उनको माना गया। मतलब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना ज़्यादा मोरल लेवल से फिल हो चुका होता है कि किसी दूसरे के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को सब कुछ या श्रेष्ठ मानता है और उसको खुद भी अपनाता है, दूसरों से भी कहता है कि आपको यही करना चाहिए और यही सही है। ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हो गए जो देश दुनिया में, समाज में, किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी कल्चर में यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, मतलब ना बदलने वाले नियम होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो गांधी के द्वारा बताए गए सिद्धांत, ऐसी कौन सी लोकेलिटी है, ऐसा कौन सा देश है, ऐसे कौन सी समाज है, कौन सा कल्चर है जो नहीं मानने के लिए तैयार है? बात समझ लो ना। तो ये यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन के नाम से जाना जाता है और ये लगभग एक सभी बच्चों में देखने को मिलता है, बशर्ते कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तब व्यक्ति उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि चिंतन में हो जाता है या चेतना में आ जाता है, बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाता है, उसी को मानना वो ठीक समझने लगता है। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो बेटा सारे लेवल यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं और ये आपका था कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ठीक, और वाइगोत्स्की को भी करा दूंगा, है ना। लेकिन उससे पहले मैं मैथ्स की पेडागोजी को डिस्कस करूंगा, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम को। और एक बात और बेटा, कहीं से भी आपको प्रीवियस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे माना कि आप कोई बुक लाते हो प्रीवियस पेपर्स की, तो वो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, खुद पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको प्रीवियस कहीं से पेड कोर्स लेने की या किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम, है ना, हिंदी, सीडी और मैथ्स की पेडागोजी आपको कंटिन्यू कराता रहूँगा और उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जुलाई में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको खुद पे खुद पता लग जाएगा कि हमने क्या सीखा, कहाँ टाइम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आज की क्लास यहीं से वाइंड अप करेंगे और सेशन को शेयर करना बेटा बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, थैंक यू सो मच।